चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 की तरफ। पहला सवाल है, ठीक है, जांच करना है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। पहला सवाल है, पहला सवाल है x+1 इसका होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अच्छा, यहां से अंदाज लगा के आप बता सकते हैं, यहां से अंदाज लगा के बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा ये, क्योंकि इधर इस तरफ एक्स स्क्वायर है, इस तरफ एक्स स्क्वायर नहीं है। गुना करके 2x होगा, इधर आएंगे तो घटेगा या जुटेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बच ही जाएगा, इस वजह से ये द्विघात समीकरण है। ये होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 2x-6। ये हो जाएगा x² प्लस 2x+1 माइनस 2x+6 बराबर 0। तो ये आपका कट गया, x² प्लस 6x7 बराबर 0। चूंकि इसमें x² वाला आ गया है तो इसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, दिया गया समीकरण चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये हो जाएगा x² माइनस 2x और ये हो जाएगा -2×6 प्लस 2x। ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। यहां पे आप लिखेंगे हाँ। नंबर 3, x-2 x+1 बराबर x-1 इंटू x+3। ये हो जाएगा आपका, ये बताइए तो द्विघात समीकरण है या नहीं है। है? बिल्कुल नहीं होगा।
इधर भी इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इधर भी इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और एक तरफ आके फिर कट जाएगा, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स गुना एक बराबर एक्स माइनस 2x माइनस 2 1 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 1 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको एक कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आप यहां भी इसको काट सकते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आपका माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो स्क्वायर वाली कोई बात नहीं रह गई चरमान पे, इस वजह से नहीं दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नंबर 4 पर चलेंगे। नंबर 4 है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू है आपका x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर। अच्छा, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? है कि नहीं है? इधर जो है आपका 2x स्क्वायर होगा, इधर जो है आपका x स्क्वायर होगा, तो वो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, घट जाएगा या जुड़ जाएगा लेकिन काट नहीं पाएगा, तो एक्स स्क्वायर बच ही जाएगा लास्ट में। इस वजह से यह द्विघात समीकरण है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे ही आप अंदाज लगा के देंगे, ठीक है? सस्पिशन होगा तब करेंगे, अन्यथा बहुत समय लेगा। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है? ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 हो जाए। ये आपका 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट गया, तो एक एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 5 माइनस 10x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। कहेंगे हाँ, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। नंबर 5 है आपका 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका एक एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, और ये वाला भी जुड़ जाएगा। लिखेंगे हाँ, दिया गया
समीकरण एक द्विघात समीकरण है। 6 नंबर होगा शायद। 6 नंबर में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया। यहां भी छोड़ करके आप अपना आंसर लिख लीजिएगा। अभी हम कर दे रहे हैं, हाँ या नहीं बताने पूछेगा तो बनाने नहीं देगा, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बनाने देगा तो पूरा बनाना है, बनाने नहीं देगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहां तक करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4। ये हो गया 3x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। 7x माइनस 3 बराबर 0। बोलेंगे नहीं, दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर का सवाल, x प्लस 2 का क्यूब है इक्वल टू 2x प्लस, ये वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए। नहीं पता चला? देखिए ये वाला द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, इसलिए कि इस तरफ एक्स क्यूब होगा और इस तरफ गुना करेंगे तो 2x क्यूब होगा, तो घटने के बाद x क्यूब बच ही जाएगा। अगर इधर भी x क्यूब होता, इधर भी x क्यूब होता, तब हम कहते कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इधर x क्यूब है तो इधर 2x क्यूब है, इस वजह से ही घट जाएगा। करके दिखाते हैं आपको हम। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 तिये 12x बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं माइनस कर लीजिए, 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए x में से 2x क्यूब घटेगा तो माइनस x क्यूब बचेगा, और उसके बाद 6x स्क्वायर है, कहीं भी x स्क्वायर नहीं है, 6x स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद 12x है, 2x है, जुट करके 14x होगा। उसके बाद 8 है और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, बराबर 8। तब क्या लिखेंगे, नहीं दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 8 नंबर पे चलेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा x² माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab² और प्लस 3ab²। तो ये हो जाएगा आपका x² था कि x³ था, x³ है। तो ये हो गया आपका -4x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस आपका x³ हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस होकर के 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से 3 लिखा गया था, 2 का ऑलरेडी हम क्यूब कर दिए हैं। और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 तिया 6x² माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर 0। ये आपका कट रहा है, बच रहा है -4x² और प्लस 6x²। तो ये प्लस 2x² हो जाएगा माइनस x माइनस 12x माइनस 13x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। देखेंगे, हाँ दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपका 1 नंबर में 8 सवाल था जो टोटल खत्म हुआ। अब 2 नंबर में भाषाई सवाल है और इसको हम लोगों को कह रहा है समीकरण बनाने। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में आपका भाषाई सवाल। 2 नंबर में क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला सवाल आपका क्या है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, इसमें क्या कहा है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, खाली बनाना नहीं है। इस सवाल का आंसर नहीं निकालना है,
समीकरण के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, आप क्या करिए, प्रेम से एक आयताकार क्षेत्र बनाइए। ठीक है, अच्छा इसकी जो चौड़ाई है, क्षेत्रफल है, वो आपको 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। और ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा है। ठीक है, एक ज्यादा है, तो आप क्या करिए, चौड़ाई को x मान लीजिए, तो लंबाई जो है वह चौड़ाई का 2 गुना उससे 1 अधिक हो जाएगा। कहानी यहीं पर बस बन जाएगा। यहां लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई नहीं, चौड़ाई की चौड़ाई x मीटर है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है, x मीटर। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाए, उसके 2 गुने से 1 अधिक। ठीक है, तो फिर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाए। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल के जगह पर दे दीजिए 528, लंबाई के जगह पर दे दीजिए 2x + 1 और चौड़ाई के जगह पर दे दीजिए x, इसको कर दीजिए गुना। 528 बराबर हो जाएगा 2x² + x, और क्या करिए आप इसको उल्टा दीजिए ऐसे करके। तब आप क्या करिए, -528 इधर ला करके उस तरफ 0 कर दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब जब हल करने बोलेगा इसको करेंगे। ठीक है ना, जब इसको हल करने बोलेगा इसको हम हल करेंगे। अभी इसको हल करना है, करने नहीं बोला तो नहीं कर। ठीक है, 2 नंबर का सवाल एक बार देखेंगे। ये है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसमें हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना। इसके लिए आप क्या समीकरण बना सकते हैं, क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात। इसके लिए आप क्या समीकरण बना सकते हैं, बड़ी आसान बात है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को एक बार आज आप देख लीजिए, और इस क्रमागत शब्द का अर्थ क्या होता है इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां पे आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, लेकिन कभी कभी क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांक भी कह सकता है, और कभी कभी धनात्मक विषम पूर्णांक भी, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक भी कह सकता है। ठीक है, तो तीनों बातें आपको कही जा सकती है। क्रमागत कभी कभी तो आपको गुणज भी बता देगा कि 3 के क्रमागत 2 गुणज, 11 के क्रमागत 2 गुणज, 5 के क्रमागत 7 गुणज, ऐसे करके आपको कहा जा सकता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए यहां पर। ठीक है, पहले हम इस चीज को थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि कई सवाल में इस तरह की बात आ जाती है।
ठीक है, यहां पर हम नोट लिख देते हैं, नोट। यदि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह दे तो आपका पहला पूर्णांक x होगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा, और इसी तरह से आगे चलते रहेगा। अगर यदि आपको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह दिया तब, ठीक है। यदि कभी आपको कह दिया कि क्रमागत सम पूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक कह दिया, पूर्णांक कह दिया, तो आपका पहला पूर्णांक x होगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि सम संख्या जो है वो प्रत्येक दूसरे अंक पर आती है, इस वजह से ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, सॉरी तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 4, चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 6, पांचवी संख्या x प्लस 8। इतना नहीं कहेगा करने, 2 या 3 कहेगा, बस बहुत हो गया। और यदि आपको कभी धनात्मक, यदि आपको सवाल में कभी क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक कह दिया, तब आपका पहली संख्या जो है वो x होगी, लेकिन दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस, इसमें भी पहली संख्या अगर आप x मानते हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है, और तीसरी संख्या x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका विषम पूर्णांक बोला तो भी, अब इसका उदाहरण आपको लगता होगा कि तो दोनों सेम टू सेम बात हो गया, सम और विषम में। देखिए, अगर पहला धनात्मक विषम मानिए 3 है तो दूसरा वाला में 2 जोड़ेंगे तभी आएगा 15, 13 है तो 15 आएगा, ठीक है, और फिर 4 जोड़ेंगे 13 में तभी 17 आएगा। तो पहला वाला विषम निकलेगा तो भी 2 ही जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद के लिए 4 ही जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद के लिए देख लीजिए 13 6 19 6 ही जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे अंदाज से क्लियर हो जाएगा ये बात, है ना? नहीं, कभी कभी आपको कह देगा यदि 11 के प्रथम 3 क्रमागत, ऐसा भी कह सकता है। यदि 11 के प्रथम 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज कहे या क्रमागत 3 गुणज कहे, बात बराबर ही होगा, ध्यान लीजिएगा। अगर 3 कह रहा है तो 3 लिखेंगे, 8 कहेगा तो 8 लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला अगर आप x मानेंगे तो दूसरा वाला आपको मानना पड़ेगा x प्लस 11, और तीसरा वाला मानना पड़ेगा x प्लस 22, और चौथा वाला मानना पड़ेगा, चलिए 3 ही बोला था, चौथा वाला बोलता तो x प्लस 33, पांचवा कहता तो x प्लस 44, ऐसे करते हैं हम। अगर 7 कहता, यदि 7 के प्रथम 3 गुणज कहता तो x, फिर x प्लस 7, फिर x प्लस 14, फिर x प्लस 21। इसी में नहीं, ये चीज आपका समांतर श्रेणी में भी आ जाएगा, ठीक है, आता है। तो इस तरह की बात यदि आए कभी भी तो आप देख लीजिए किस तरह से मानेंगे, आप देख लीजिए, ठीक है।
एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करके किसी कोन में रख देते हैं। चलिए, इसको सुरक्षित कर दिए हैं। हालांकि चलिए ठीक, अब हम आपको ये सवाल बना के दिखा देते हैं। इसको वहां पे उतारने की जरूरत नहीं भी है, आपको केवल हम समझने के लिए बता रहे थे। अब चूंकि हम लिख दिए हैं तो इसको तो मिटाना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना कि टेढ़ा होगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो है वो x+1, और दोनों का गुणनफल कितना बता रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
दोनों का गुणनफल कर देंगे, क्या हो जाएगा, x गुना x+1 इक्वल टू 306, ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हमारा अभी फिलहाल, चूंकि हल करने तो बोला नहीं है। ठीक है, तीसरी बात करेंगे हम लोग, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 होगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि, लेकिन किसको मानिएगा, मां को कि रोहन को, किसको मानना है। जब भी ऐसी कोई बात आएगा मानने वाली, तब आप देखिएगा कि संबंध किससे बनाया जा रहा है। यहां पे संबंध बनाया जा रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब मां का जो संबंध है ना रोहन से बनाया जा रहा है कि मां रोहन से 26 बड़ी है। तो मां का संबंध रोहन से बना करके सवाल बनाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले रोहन को मानेंगे। ठीक है, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब तब क्या करेंगे, रोहन की मां की वर्तमान आयु कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उससे 26 वर्ष ज्यादा। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक हमको रोहन का उम्र मालूम नहीं होता तो हम मां का उम्र उससे 26 वर्ष ज्यादा नहीं कर पाते। अगर आप पहले ही मां का मान लेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। बनता तो सवाल तब भी है, x - 26 कर देंगे, लेकिन वो इस भाषा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, वो आपका लेवल जब बढ़ जाएगा तो आप वैसे भी कर लेंगे कि मां को मानिए कि बेटा को मानिए, सवाल आपसे बनना। हम लोग मां को मानेंगे कि बेटा को हम लोग से सवाल बनना तय है। आप लेकिन अभी के समय में यह सीधा समझिए कि जिससे संबंध बनाया जाएगा उसको मानेंगे। ठीक है, सोनी मोनी से बड़ी है तो पहले मोनी को मानेंगे, तब सोनी बड़ी दिखाएंगे। अगर सोनी मोनी से छोटी है तो भी पहले मोनी को मानेंगे, तब सोनी को छोट दिखाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। मान लीजिए अगर आपको यह कह दे कि खुशबू की उम्र जो है वह तमन्ना की उम्र से 6 वर्ष ज्यादा है, तो आप पहले किसको मानिएगा, एक्स किसको मानिएगा पहले आप। खुशबू की उम्र तमन्ना से 6 ज्यादा है तो एक्स मानेंगे पहले तमन्ना को, तब उससे ज्यादा खुशबू करेंगे x+6। इस चीज को समझना बेहद जरूरी है।
सवाल जो है गाइड से भी देख करके बन जाएगा, ठीक है। बताने के लिए बहुत कोई भी सवाल बता सकता है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि पहले किसको माने, क्योंकि ये भाषा वाली समस्या जो होती है, भाषा वाली समस्या में इस तरह की समस्याएं आती है, माने किसको पहले, ठीक है। जब तक आप मानना नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक आपका शुरुआत नहीं हो सकेगा भाषागत समस्या में। पहले मानना सीखना पड़ता है, फिर उस मान्यता के हिसाब से जो है उसको सवाल के भाषा के आधार पर बैठाना पड़ता है, जोड़ घटाव गुना भाग करके, ठीक है। आप समझिए इस बात को। यहां पे कहा जा रहा है कि खुशबू जो है, नहीं लिखिएगा, खुशबू जो है यह तमन्ना से 6 वर्ष बड़ी है। खुशबू तमन्ना से 6 वर्ष बड़ी है, ठीक है। और एक सवाल है आपका कि खुशबू जो है यह तमन्ना से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। और अगर यह कह दे कि तमन्ना खुशबू से 6 वर्ष बड़ी है, ऐसा कह दे तब क्या होगा। देखिए इस वाले में संबंध देखिए, खुशबू जो है वह तमन्ना से बड़ी है, तो पहले आपने कहा खुशबू को मानेंगे, खुशबू को आप मानेंगे तो फिर आप गड़बड़ाएंगे। अगर खुशबू को मानेंगे तो फिर आप x+6 करेंगे तो तमन्ना गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। यहां पे है कि खुशबू जो है यह तमन्ना से 6 वर्ष बड़ी है, ठीक। जिससे बड़ी है, जिससे छोटी है, जिसकी दुगुनी तिगुनी से 5 वर्ष ज्यादा कम है, ठीक है। जिससे बड़ी छोटी होगी, जिससे दोगुनी तिगुनी 5 गुनी होगी, उसी को पहले मानेंगे, ठीक है। तमन्ना से बड़ी है तो पहले तमन्ना को x मानेंगे, ठीक है। ये हो गई तमन्ना। तमन्ना की उम्र क्या हो जाएगी, तमन्ना की उम्र होगी x वर्ष। तब खुशबू को मानेंगे, तब क्या करेंगे, खुशबू को मानेंगे। अब खुशबू क्या है, तमन्ना से 6 ज्यादा है, तो तमन्ना का x था उससे 6 ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना। यहां पे है खुशबू तमन्ना से 6 ज्यादा है, तो तमन्ना से ज्यादा है ना, छोटी है ना, तमन्ना से छोटी है तो पहले हम तमन्ने को मानेंगे, तमन्ने को पहले मानेंगे x, और तब खुशबू को हम क्या करेंगे, 6 वर्ष छोटी कर देंगे। तमन्ना को कर लिख देंगे या -6 कर देंगे। यहां पे क्या है, तमन्ना खुशबू से बड़ी है, जिससे बड़ी है उसी को मानेंगे, जिससे छोटी है उसी को मानेंगे, जिससे 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 8 गुनी होगी उसी को मानेंगे। जिससे को आप समझिए, ठीक है। तो खुशबू से 6 वर्ष बड़ी है तो खुशबू को आप मानिए पहले, खुशबू को मानिए पहले x, तब मानिए आप तमन्ना को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x से 6 ज्यादा, ठीक है। आपको कहा देगा लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है, तो पहले आपको चौड़ाई मानना होगा, जिससे 5 गुनी है वही मानना होगा पहले, ठीक है। इस बात का चिंतन आप घर पे भी करिएगा। इस तरह की कोई भी बात अगर समझनी हो आपको ज्यादा, तब आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए क्या कर सकते हैं आप, जो है ना संख्या में मान करके चेक कर लिया कीजिए। संख्या में कैसे मानिएगा, जैसे आपको कह दिया कि खुशबू जो है वह 5 वर्ष तमन्ना से 5 वर्ष छोटी है, तो अगर आप खुशबू तमन्ना से छोटी है, खुशबू तो छोटी है ना, तो तमन्ना को 20 मानेंगे तो खुशबू क्या होगी, 5 छोटी है, 5 वर्ष छोटी है। खुशबू तमन्ना से 5 वर्ष छोटी है, तमन्ना अगर 20 तो खुशबू कितना, 15 है ना, 15 हो गया। आप कैसे निकाले, तमन्ना की आयु पर ना निकाले, तो पहले तमन्ना मानना होगा,
एक्स, तभी खुशबू होगा x-6। ऐसे भी करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये निर्भर करता है कि आपका दिमाग कितना लड़ रहा समस्याओं से। ठीक, बाकी इस वीडियो को 2 3 4 बार 5 बार देख लीजिएगा, उसके बाद अपने से 2 3 भाषा बनाइएगा और उसका समीकरण बना के हमको दिखाइएगा। ठीक है ना, ये समझना बड़ी बात हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बबली का मैथ में 2 चैप्टर बचा हुआ है, लेकिन आपको भी यह चीज समझा हुआ नहीं, यह समझना बड़ी बात है। अगर आप यह नहीं समझते हैं तो 11th 12th में आप चाहिएगा कि हम मैथ नहीं रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के हम पैरामेडिकल निकाल लेंगे, तो फिजिक्स में फिर ही समस्या आ पड़ेगी, धमकेगी। इसलिए इस समस्या को सुलझाना बहुत जरूरी है, वो आज 10 क्लास में सुलझाना जरूरी है। इसके लिए आप 11th का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 11th में लेवल इतना हाई हो जाएगा कि फिर वो दिमाग से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जिसको मैथ रखना है उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलते हैं आगे। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। देखिए, मेरे अंदाज से आज टाइम केमिस्ट्री वाला भी लग गया, इसी में लग गया क्या? 15 मिनट ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो हम एक सवाल और बचा हुआ, उसको कर ही लेंगे। आज थोड़ा केमिस्ट्री कम ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी x है जिसका 3 वर्ष बाद उसका x+3 हो जाएगा, और अभी जिसका x+26 है 3 वर्ष बाद उसका उससे 3 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, और गुना करके 360 हो जाएगा। ये हमारा भाषा के अनुसार जो है व्यंजक बना हुआ। अब आप इसको गुना कर लेंगे, x+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x+29 माइनस 360 बराबर 0। देखिए, गुना करने का बड़ी सुंदर तरीका। ठीक है, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। आप x को x से गुना करके यहां लिख दीजिए, सामने देखिएगा, x को x से गुना करके यहां लिख दीजिए। एक बार में गुना करने सिखा रहा है। x को x से गुना करके यहां लिख दीजिए, उसके बाद एक बार 29 में 3 जोड़ दीजिए, 32x, एक बार 29 को 3 से गुना कर दीजिए, 87। बस गुना हो गया, 360 लिख दीजिए बाद में। ये हो गया x² प्लस 32x, इसमें से 87 घटेगा तो कितना बचेगा? 10 में से 7 घटा 3 बचा, 5 में से 8 घटेगा तो 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा, 2 का 2 हो जाएगा, माइनस बराबर 0 हो जाएगा। यही आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है। तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है।
ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप क्या करिए, दूरी बराबर लिखिए 480 किलोमीटर, और वह समान चाल से तय करती है, तो आप रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए। माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या होगी, हो जाएगी आपको, क्या हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या मालूम है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही मालूम है ना, है? दूरी बटे चाल। अच्छा, यहां पर चाल घटने के बाद नया चाल भी दिया हुआ है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। ठीक है, तो चाल घटने के बाद नई चाल क्या होगी, जितना पहले था उसमें 8 घट जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। आप यहां प्रश्नानुसार लिखिए क्या होगा, दूरी कितना, 480। पहले वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल घट गया, तो चाल जो घट गया समय ले लिया ज्यादा, 3 घंटा ज्यादा ले लिया। मान हो कि पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती होगी गाड़ी, अब जो है घटाने के बाद वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 8 घट जाएगा तो घट जाएगा तो समय ज्यादा लेगा ना, समय ज्यादा ले लेगा, ज्यादा समय वाला पहले लिखो, x - 8, ये ज्यादा समय हुआ, और इसमें जब x से भाग देंगे, ये दोनों चाले है ना, दूरी में चाल से भाग देंगे तो यहां भी समय ये निकलेगा, ये कम समय हुआ, इससे यह समय 3 ज्यादा है, बराबर 3 कर देंगे, वोल्टेज आ गया ना। क्या हो जाएगा फिर, x - 8 इंटू एक्स, इसमें इससे भाग देंगे, ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 480x माइनस, और ये हो जाएगा आपका 480 इंटू x - 8। चार सौ अस्सी एक्स माइनस 480x माइनस 8 × 64, 8 × 32, 38, 3840 x² माइनस 8 x बराबर, ये और ये कट गया, यहां पर कुछ नहीं तो ये इसको गुना कर दीजिए, 3x² माइनस 24x बराबर माइनस 3840, और जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस 24x प्लस
38 तो 40 बराबर 0 हो जाएगा। आप यदि भाग लग रहा है तो मन ही मन सब में 3 से भाग दे सकते हैं। यहाँ भी लग रहा है 3 8 24, यहाँ भी लग रहा है 8 4 12 3 15, यहाँ भी 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर, 3 8 24 और 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से 4.1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब क्या है कि आपको जो है हम आपको कल बताएंगे इस समीकरण को हल करके कैसे इसका मान निकाला जाए एक्स का। ठीक है, हल करने की कई विधियां हैं, उनमें से पहले हम आपको बताएंगे मध्य विभक्त नियम। मध्य विभक्त नियम का अर्थ होता है कि इस बीच वाला को 2 भाग में तोड़ देंगे, उसके बाद एक्स का मान निकलेगा। मध्य विभक्त नियम उसी को बोलते हैं। तो हम लोग मध्य विभक्त नियम से ही पहले इसका मान निकालना शुरू करेंगे कल से। ठीक है, कल हम जानेंगे केवल। ठीक है, फिर उदाहरण भी होगा तो बना लेंगे, और 4.2 कल हुआ तो ठीक, नहीं तो परसों पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।